जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के 2026 के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं, जिनका साथियों 5, 6, 7, 8 और 21 अगस्त को पेपर होने वाले हैं। तो उनके लिए ये क्लास वेरी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि आपने देखा 3 और 4 अगस्त को जो पेपर हुआ था, उसी के आधार पर साथियों मैं इन प्रश्नों को सेलेक्टेड और शामिल किया हूँ। तो आप सभी अच्छे तरीके से इन क्लास को देख कर जाइएगा, यदि आप चाहते हैं 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों आप इन सभी प्रश्नों को कीजिएगा। साथ में पेपर पेन लेकर बैठिएगा। और आप सभी यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर रख लीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहला प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 12 का संबंध 30 के साथ होगा, वही आपको 14 का संबंध को देखना है। तो क्या पैटर्न, क्या लॉजिक लग रहा है? तो साथियों 12 से हम 30 पर जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस यदि 18 कर देंगे तो जाकर 30 मिलेगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी 18 को जोड़िएगा। 14 और 18 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका 32 होता है। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 32, परंतु 32 तो किसी विकल्प में नहीं है, तो ये पैटर्न आपका नहीं लगेगा। अब यहाँ से आपको कुछ अलग पैटर्न को लगाना होगा। जैसे आप ये भी कर सकते थे, 12 का 5 गुना कीजिएगा। तो 12 का 5 गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। 60 को आप 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है 30 होगा। और देखो यहाँ पर 30 दिया गया है। सेम उसी प्रकार 14 का भी 5 गुना कीजिएगा तो 14 का 5 गुना 70 होगा। और 70 को आप 2 से भाग दीजिएगा। तो साथियों 70 को जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 35 हो जाएगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 35 आएगा। और ये आपके देखो विकल्प सी में दिया गया है, तो सी आपका सही आंसर होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 हैं। इसमें कहा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है। इस जगह कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है? तो ध्यान से हम देखेंगे, 2 से यदि 8 पर जाते हैं तो प्लस 6 किया गया। 8 से 14 पर जाते हैं तो भी प्लस 6 किया गया। 14 से 20 पर जाते हैं फिर भी 6 प्लस। 20 से 26 पर जाएंगे 6 प्लस। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी आगे भी 6 प्लस कीजिएगा। 26 में आप 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 32 मिलेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 32 होगा। और 32 कहाँ पर दिया गया है? तो साथियों 32 विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए आपका यहाँ से सही आंसर होगा। सेम इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में पेपर पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को कर लीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ तैयार किए हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा। यदि आप इन पीडीएफ को मंगाना चाहते हैं
तो साथियों इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप PDF को मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 59 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो ज़रूर आप इन PDF को परचेज करके अपने सिलेक्शन की 101% सीट पक्की कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इन क्लास के प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। इसमें कहा यदि संख्या 61, 23, 74 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा। तो जो संख्या आपको दिया गया है आप पहले उन संख्याओं को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद सम में आपको 1 जोड़ना है और विषम में भी 1 जोड़ना है। सिंपल है, सभी में आपको यहाँ से 1 को जोड़ना है। तो 6 और 1 7 होगा, 1 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, 3 1 4 होगा, 7 1 8 होगा, 4 1 5 होगा। अब उसके बाद कहा कि जो नई संख्या बनी है जो विषम है उन सभी का योगफल करना है। जैसे 7 और 3 आपका 10 होगा, 10 और 5 आपका 15 होगा, क्योंकि यही 3 संख्या यहाँ पर विषम है। तो इन सभी का योगफल जो आएगा इन सभी का योगफल 15 हो जाएगा। और 15 आप यहाँ से देखिएगा विकल्प जो है डी में दिया गया है। तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 हैं। यदि किसी कोड भाषा में मेंटल को 41 72 53 लिखा जाता है, TEN को TEN और ANT को कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो जो पैटर्न हम यहाँ पर मेंटल में लगाएंगे वही पैटर्न आपको इन दोनों में भी लगाना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो साथियों प्रश्न को, यहाँ पर T है तो यहाँ पर भी T, यहाँ E तो यहाँ भी E, N है तो यहाँ भी N, A है तो A है, N है तो N है, T, यानी कि सारे अक्षर जो मेंटल में हैं वही 10 और एंट में भी लिखा है। तो इन्हीं के पैटर्नों को यहाँ पर जो है सजा देना है। जैसे यहाँ पर T है, T के लिए पीछे से तीसरा नंबर पर कोड 2 हो जाएगा। आगे साथियों फिर देखो E है, E से आगे से दूसरा नंबर पर कुट 1 होगा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो N है, N के लिए देखो बीच में दिया गया है कोट, या तो आप कह सकते हो आगे से तीसरा नंबर पर 7 होगा। कोमा पहले आपका 217 होना चाहिए तो 2 विकल्प में दिया गया है। पुनः A है, A के लिए कुट आपका यहाँ पर साथियों 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद N है, N के लिए कुट आपका यहाँ से 7 हो जाएगा। उसके बाद देखो T है, T के लिए कुट आपका 2 हो जाएगा। तो 217 कोमा 572 विकल्प A में है, तो A आपका यहाँ से राइट आंसर हो। A क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आगे की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तो इनमें से कहा कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखो ध्यान से लुप्त संख्या दिया गया है, तो आप ये सोचो साथियों 7 और 5 को हम क्या करें 6 हो जाए, 21 और 5 को हम क्या करें 13 हो जाए। सेम आपको यहाँ पर भी वही पैटर्न लगा देना है। तो ध्यान से आप देखो 7 और 5 को आप जोड़ो, 7 और 5 को यदि आप जोड़िएगा तो 12 होगा, 12 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो 6 होगा, जो कि यहाँ पर आपको 6 दिया गया है। उसी प्रकार 5 और 21 को जोड़िएगा, 5 और 21 आपका 26 होगा, 26 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 13 मिलेगा। यहाँ पर भी 13 दिया गया है।
सेम साथियों आपको यहाँ पर पैटर्न लगाना था। 21 और 7 को जोड़ना है। 21 और 7 को जोड़ना है 28 होगा। 28 को जो है आप 2 से भाग दीजिएगा तो 14 होगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 14 होगा। और 14 कहाँ पर है? तो 14 आपके विकल्प ए में है। तो ए वाले आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से प्रश्न संख्या 6 को। इसमें से कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। जैसे ये आपके बाएं हैं और इधर आपके दाएं हैं। ऐसे कितनी विषम संख्याएं बाएं से दाएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो ध्यान से आपको देखना है, बोला ऐसी कितनी विषम संख्या हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो साथियों, जोड़ा बनाएंगे। ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? एक सम होना चाहिए। लगातार 2 विषम और एक सम होना चाहिए। तो लगातार 2 विषम आपका कहाँ से बन रहा है साथियों? तो लगातार 2 विषम और एक सम, यहाँ से एक जोड़ा बना। आगे चेक करेंगे, लगातार 2 विषम और एक सम यहाँ से बना। आगे चेक करेंगे साथियों, लगातार 2 विषम संख्या बनना चाहिए। तो लगातार 2 विषम और एक सम यहाँ से बना। अब साथियों आपका ऐसा कोई जोड़ा नहीं बन रहा है जिसमें कि लगातार 2 विषम संख्या हैं और उसके बाद एक सम संख्या है। तो ऐसे आपने देखा 1 2 3। तो ऐसे कुल कितने संख्या हैं? 3 हैं। और 3 कहाँ पर दिया गया है? तो 3 विकल्प सी में दिया गया है। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 में कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लकड़ी का संबंध दरवाज़ा के साथ है, तो मिट्टी का संबंध किनके साथ होगा? तो लकड़ी से जो है साथियों दरवाज़ा बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मिट्टी से क्या बनाया जा सकता है? विकल्प के हिसाब से मिट्टी से मूर्ति को बनाया जा सकता है। ये जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा 6 व्यक्ति P Q R S T और U एक गोल मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो साथियों 6 व्यक्ति हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? 6 व्यक्ति को बना लेते हैं। लेकिन ध्यान देना है सभी का फेस कहाँ है? सभी का फेस केंद्र की तरफ है। तो सभी का फेस जो है यहाँ पर केंद्र की तरफ हम रख दिए। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला कि S और T के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि S और T के ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं तो हो सकता है S को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, S को यहाँ पर बैठा देते हैं और T को यहाँ पर बैठा देते हैं। इसके लिए ये 2 जगह खाली होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये दोनों आपस में स्थान अभी बदल सकते हैं। फिर कहा U T के ठीक बाएं बैठा है। तो साथियों T के ठीक बाएं कौन बैठा है? U। तो T के बाएं इधर होगा अंदर की ओर, यदि देखेगा तो U यहाँ पर बैठेगा। फिर बोला R, S और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी है। R जो है साथियों S और Q दोनों का निकटतम पड़ोसी है। S और Q दोनों का। तो देखो ना तो अभी S आया ना तो R आया, तो आप इनको सबसे पहले उठाकर यहाँ से सबसे पहले साथियों इसी को बैठा दो। R जो है S और Q का निकटतम पड़ोसी है। हम R को यहाँ पर बैठाते हैं, S को यहाँ पर बैठाते हैं, Q को यहाँ पर बैठाते हैं। अब देखो S और Q आपस में बदल सकते हैं परंतु R नहीं बदलेगा।
अब जो लाइन आपको साथियों समझ में आ रहा है आप उस लाइन को पहले बैठाओ। अब देखो इसमें कहा कि यू जो है टी के ठीक बाएं बैठा है। तो साथियों टी के ठीक कौन बैठा है? बाएं यू। तो यू को यदि हम यहाँ पर बैठा देंगे तो टी यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक। उसके बाद कहा एस और टी के बीच ठीक दो व्यक्ति बैठा है। यदि एस और टी के बीच ठीक दो व्यक्ति बैठा है तो अभी तक देखो एस और टी के बीच यदि दो व्यक्ति बैठा है तो एक लाइन आपको यहाँ पर बनाना होगा और एस को यहाँ पर बैठा दो। अच्छा, एस और टी के बीच यदि दो व्यक्ति बैठा है तो यहाँ एस तो ऑलरेडी बैठा है। अभी तक यहाँ पर कौन व्यक्ति नहीं बैठा है आप उनको बैठा लो। अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर पी नहीं बैठा है तो पी को हम यहाँ पर बैठा दिए। अब बोला एस और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो एस और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी तो पी ही आ रहा है। यदि आपने विकल्प ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल साथियों आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपका 9 रहा। इसमें कहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आयकर दाता हैं, कर्मचारी हैं और पुरुष हैं। तो साथियों कौन सा डायग्राम आप बना सकते हो? तो देखो आयकर दाता कुछ कर्मचारी भी होते हैं। आयकर दाता कौन होते हैं? कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ महिला भी होते हैं। उसी प्रकार पुरुष कुछ कर्मचारी भी होते हैं, कुछ आयकर दाता भी होते हैं। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि ये सम वाला डायग्राम बनेगा। कौन सा डायग्राम बनेगा? तो सम वाला डायग्राम बनेगा। और कहाँ पर दिया गया है? तो साथियों विकल्प जो है डी में दिया गया है। तो डी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिए। इसमें कहा कि राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो साथियों इसके लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ऊपर की ओर जो होता है उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक। 10 किलोमीटर उत्तर की मान लो इस जगह है और वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर का वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। यानी कहने का मतलब वो रिटर्न हो गया। तो 10 पूरे दूरी है, यदि 6 आएगा तो कुछ दूरी तक आएगा। मान लेते हैं वह इस जगह तक आया 6 किलोमीटर, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो ठीक अब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तो वह प्रस्थान बिंदु से कितना दूरी पर है? तो प्रस्थान बिंदु तो इसका ये रहा। तो वह पूछ रहा है प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी है, तो ये वाला बिंदु से कितनी दूरी है। तो साथियों आप ध्यान से प्रश्नों को समझिए, बारीकी से समझिए। टोटल आपका 10 था, 10 में से 6 निकल गया तो ये शेष दूरी आपका 4 होगा और ये वाला दूरी 3 है, ये वाला 4। तो हमको ये वाला दूरी निकालना है यानी AC। तो इस दूरी को निकालने के लिए 4 का वर्ग और 3 का वर्ग करो। 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। तो इसका रूट अंदर करेंगे ये 25 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। तो 5 मीटर 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से देखा जाए तो विकल्प ए आपका बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए प्रश्न संख्या 11 को, तो ये आपके प्रश्न संख्या 11 हैं। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं। साथियों जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपने यहाँ पर सेम लगाना है। तो ध्यान से देखा जाए, यदि यहाँ पर हम 8 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 16 मिलेगा और इन 16 में 9 को जोड़ देंगे तब जाकर 16 9 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 का 2 गुना करेंगे तो 26 होगा और 26 में आप क्या कर सकते हो साथियों, 9 को जोड़ दो तो ये 35 होगा। सेम हम डायरेक्ट विकल्प डी को चेक करने वाले हैं।
15 का 2 गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा। और इन 30 में जो है आपको, जैसे यहाँ पर आपने 9 को जोड़े वैसे आप 9 को जोड़िए तो 39 होगा, जैसा कि यहाँ पर 39 दिया गया है। तो यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न समझ चुके हैं। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं। कहा कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो साथियों ये आपके कथन हैं, ये आपके निष्कर्ष हैं, ठीक। तो कथन में कहा कि कुछ रेल जो हैं कार हैं, कुछ रेल क्या हैं, कार हैं। तो समझने के लिए मैंने आर से रेल को बना दिए। कुछ रेल क्या हैं, कार हैं, और कैसे कार बना दिए। फिर कहा कोई कार जो है बस नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बस का डायग्राम बिल्कुल अलग बनाया। अब देखो आपके निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ रेल बस हैं। तो रेल का डायग्राम साथियों यहाँ पर है और बस का डायग्राम यहाँ पर है। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो कुछ बस या कुछ रेल बस नहीं हो सकते हैं। कुछ कार जो हैं रेल हैं। तो कार का डायग्राम ये रहा और रेल का डायग्राम ये रहा। तो हाँ, कुछ कार और रेल में आपस में कट हो रहा है, तो ये वाले आपका राइट होगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये जो है साथियों आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये साथियों आपके मैथ्स के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें कहा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का मूलधन 2000 रुपये पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो याद रखिएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि डिफरेंस बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है PR² बटे यहाँ पर रखेंगे 100 का स्क्वायर। तो P का मान यानी आप यहाँ पर मूलधन को रखिएगा, मूलधन आपका 2000, R आपका हो जाएगा 5% यानी 5 गुना 5, और यहाँ पर आपको 100 गुना 100 लिखना है। अब यहाँ पर काटा पीटी करना है साथियों। ये आपका 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 से 5 कटेगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 5 रुपये का होगा, लेकिन किसी विकल्प में नहीं है। यहाँ से आपका डी का चयन करना है। डी यहाँ से क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 14 को देखिएगा। इसमें कहा यदि 3 वर्षों के लिए 5000 रुपये का 1500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत बताओ। तो आप सभी को पता है कि रेट प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो साथियों ब्याज कितना है, ब्याज 1500 है, ब्याज गुना 100 बटे आपका हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुना समय। तो समय आपका 3 है तो 3 रखोगे। यहाँ से साथियों आप काटा पीटी करोगे तो ये आपका 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये आपका 30 बार में कटेगा। ये 3 से 30 आपका 10 बार में कटेगा। तो 10% बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। और 10% कहाँ पर दिया गया है, तो कहिएगा साथियों डी में दिया गया है। तो डी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। तो साथियों इसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट में बताइएगा। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ से साइंस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न में कहा निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। तो इसका सही जवाब होगा चिकनी मिट्टी। यदि आपने डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा।
तो अगला प्रश्न है कि मालवा पठार डैश नदी के उत्तर स्थित हैं। तो मालवा पठार जो हैं ये नर्मदा नदी के उत्तर स्थित हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष होता है। विकल्प ए जो है सही आंसर होगा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो साथियों ये दिया था ए.ओ. ह्यूम। यदि आप ए का चयन किए हैं तो राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला जिसे कहते हैं चार बाग शैली में बनाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ताजमहल। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो साथियों ये राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। डी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर हैं मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बांग्ला महोत्सव। यदि आप ए का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है बांग्ला महोत्सव। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 पदक हासिल किए हैं। यहाँ से यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन हैं? तो साथियों राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय हैं। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सतुघोई। यदि आप डी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था महाराज धीरा की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम था। यहाँ से सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देखिएगा यहाँ से प्रश्न संख्या 16 सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? तो ये करते थे जिला को। यदि आप डी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है जिला। आगे है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ से रजिया। यदि आप बी का चयन किए हैं
तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो मोहम्मद हसन। यदि आपने डी का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जाना जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं? तो ये तृतीयक क्षेत्र में है। कौन सा क्षेत्र में है? तृतीयक क्षेत्र। सी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? तो रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? तो बड़े कणों वाला एक विषामंगी मिश्रण। यदि आप बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे की प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो साथियों राइट आंसर होगा विद्युत मिक्सर ग्राइंडर। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा वृषण से होता है। डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? तो पीएच स्केल की रेंज जो है 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक होती है। डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? तो संक्षारण सामान्यतः जो है साथियों लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना के रूप में देखा जाता है। यदि आप ए का चयन किए हैं तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घरेलू सर्किट में भूसंपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर होगा विद्युत आघातों से बचना। ए जो है आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? तो राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देता है। सी यहाँ से देखिएगा राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आए थे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? तो साथियों केमिस्ट्री के प्रश्न याद रखिएगा ब्यूटेन, और इसी के लेवल पर आपका और प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अवर्णी लवक निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? तो ये सफ़ेद रंग का होता है। बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रंग। आगे की क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में बीजांड के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन डैश कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो साथियों आप सभी को क्लास पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑल कीजिएगा। और आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सा शिफ्ट में, कौन सा सिटी में पढ़ा है। साथियों इन सारे बात जो है आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है, उनके लिए मैं आपको उपाय बताऊँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।